हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में। तो आज हम माध्यम और तकनीक से रिलेटेड अपनी तीसरी वीडियो लाए हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने जल रंगों के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे तेल रंग चित्रण माध्यम। ठीक है, तो जनरल सी बात है, जिन्होंने ऑयल कलर को देखा है या उसमें काम किया है उनको पता होगा कि वो उसमें कौन से तेल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तेल रंग माध्यम यानी कि ऑयल कलर। पिछली वीडियो में हमने जो अपने पॉइंट्स क्लियर किए थे उसमें एक पॉइंट रह गया था, स्कम्बलिंग। ठीक है, तो स्कम्बलिंग क्या होती है? देखो, चित्र में गाढ़े रंग में प्राय सफ़ेद रंग मिलाया जाता है जिसमें दूसरे पारदर्शी रंग से द्वितीय व तृतीय परत लगाई जा सके, इसे स्कम्बलिंग कहते हैं। ठीक है, जो चित्र हम बना रहे हैं उसमें क्या करते हैं कि जो गाढ़े रंग हैं उसमें क्या सफ़ेद रंग मिलाते हैं। ठीक है, गाढ़े रंगों में सफ़ेद रंग मिलाते हैं और उसके बाद उसमें दूसरे पारदर्शी रंग से, ठीक है, यानी कि वैसे तो हमने जो सफ़ेद रंग मिलाकर कलर यूज़ किया, उसके बाद हम जो है पारदर्शी रंग से द्वितीय व तृतीय परत उसमें लगाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर से हम सेकंड या थर्ड लेयर उसके ऊपर से हम लगा देते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है। इस तकनीक को स्कम्बलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं तेल रंग चित्रण माध्यम। तेल रंग चित्रण का माध्यम तेल होता है। इसमें अलसी का तेल और तारपीन का तेल का प्रयोग किया जाता है। तेल रंगों की खोज 15वीं शताब्दी में नीदरलैंड में जॉन वॉन आइक तथा हर्बर्ट वॉन आइक ने की थी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि तेल रंगों का आविष्कार कहाँ हुआ था या तेल रंगों की खोज कब की गई थी या किसने की थी। ठीक है, तो तेल रंगों का जो आविष्कार हुआ था वो आइक बंधुओं ने किया था। ये जो जॉन वॉन आइक हैं और हर्बर्ट वॉन आइक हैं, ये दोनों भाई थे। इन दोनों ने मिलकर ही ऑयल कलर्स का जो है एक्सपेरिमेंट किया था और उनका आविष्कार किया था। ठीक है, और कहाँ किया था? नीदरलैंड में 15वीं शताब्दी में। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको अलग से नोट करके याद कर लेना। ठीक है, इन भाइयों ने ऑयल कलर का जो है आविष्कार किया था 15वीं शताब्दी में नीदरलैंड में। ठीक है, ये दोनों आर्टिस्ट थे, जॉन वॉन आइक और हर्बर्ट वॉन आइक। कभी कभी आइक बंधु भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किसने किया था आविष्कार या किसने खोज की थी, तो आइक बंधुओं ने की थी। ठीक है, इस माध्यम में अलसी का तेल और तारपीन का तेल इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वैसे तो टेक्निक ये बोलती है कि जब हम ऑयल कलर से पेंटिंग बनाते हैं तो 50% तारपीन का तेल होना चाहिए और 50% अलसी का तेल होना चाहिए, यानी कि बराबर मात्रा में दोनों तेल को मिलाकर ही इसको माध्यम के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो लोगों का पसंदीदा जो तेल है या फिर ये कह लो जिसमें सबसे ज़्यादा काम करते हैं, वो अलसी का तेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तारपीन का तेल भी इस्तेमाल करते हैं पर अलसी का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस तेल से चित्र में शाइनिंग रहती है, चमक रहती है। ठीक है, और उसको और अच्छे से चमकदार बनाने के लिए सूखने के बाद, ठीक है, जो ऑयल पेंटिंग होती है सूखने के बाद उसमें ऊपर से वार्निश भी कर देते हैं, जिससे उसकी चमक बरकरार रहती है और लंबे समय तक वो ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, तेल रंगों का सर्वाधिक प्रयोग यूरोपियन चित्रकारों ने अपने चित्रों में किया था। तो जो यूरोप के कलाकार थे, जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपने चित्रों में सबसे ज़्यादा तेल रंगों का प्रयोग किया है। ठीक है, चाहे वो विधियाँ कैसी भी रही हों, प्रयोग कैसे भी रहे हों, लेकिन उन्होंने ऑयल कलर्स को अपने चित्रों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तेल रंगों की प्रमुख विधियाँ हैं इम्पेस्टो, स्कम्बलिंग और एनाकॉस्टिंग। देखो, इम्पेस्टो क्या होता है? इम्पेस्टो में हम डायरेक्ट कलर
ट्यूब से निकाल के अपने धरातल पर लगाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम मोटे कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्कम्बलिंग हमने पढ़ लिया कि कैसे करते हैं, ठीक है। एनाकोस्टिंग क्या होता है, देखो एनाकोस्टिंग में तेल रंगों के साथ मोम मिलाकर गर्म करके शीघ्रता से चित्रण कार्य किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो कलर्स हैं हमारे, उसके साथ हमें क्या करना है, मोम को मिलाना है और उसको गर्म करना है, और फिर जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो उसको अपने चित्र में, अपनी पेंटिंग्स में जल्दी जल्दी लगा देना है, जिससे सूखने से पहले हमारा जो चित्र है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जब हमारा चित्र कंप्लीट हो जाता है या फिर पेंटिंग के कलर सूख जाते हैं, तो जो मोम है, जो रंगों के साथ हमने मोम का इस्तेमाल किया है, तो सूखने के बाद वो कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसी विधि को हम एनाकॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तेल रंग चित्रण के लिए हग हेयर ब्रश उत्तम माना जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे वाटर कलर्स के लिए कौन सा ब्रश उत्तम माना जाता था, वैसे ही तेल रंगों के लिए भी हग हेयर ब्रश का जो है इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। वाटर कलर में सेबल ब्रश था और तेल रंगों में हग हेयर। इसके लिए जो शीट्स होती हैं, जो वो धरातल होते हैं, वो हार्डबोर्ड हो सकता है, कैनवास हो सकता है, मेसोनाइट पेपर हो सकता है, ऑयल शीट हो सकती है, ठीक है। ऑयल शीट डिफरेंट टाइप की शीट होती है जिस पर ऑयल कलर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हार्डबोर्ड जो लकड़ी के फट्टे होते हैं बड़े, मतलब लकड़ी से बनाए गए होते हैं। कैनवास ज़्यादातर बच्चों ने, जिन्होंने बीए में या एमए में काम किया होगा, उनको पता होगा कि कैनवास क्या होता है, ठीक है। मेसोनाइट शीट होती है, ऑयल शीट होती है, तो इसके ऊपर हम जो है तेल रंगों से चित्रण या तेल रंगों में पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसमें आता है एक्रेलिक माध्यम। यह सबसे आधुनिक माध्यम है, यानी कि आधुनिक आर्टिस्टों का सबसे पसंदीदा या सबसे प्रिय माध्यम बन चुका है। इस समय पे इन रंगों की खोज सर्वप्रथम सेंड्रे पेंटर्स ने की थी, ठीक है। अब देखो एक्रेलिक माध्यम जो है या एक्रेलिक जो रंग हैं, वो सबसे पहले किसने खोजे थे, सेंड्रे पेंटर्स ने खोजे थे, या ये कह लो कि इन्होंने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था। और इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में लैटिन ग्रुप के द्वारा किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, एक्रेलिक एक ऐसा माध्यम है जो बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक है। वैसे तो इसके लिए वाटर ही इस्तेमाल करते हैं हम, पानी में घुलनशील होता है ये, और पानी के साथ ही हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ऐसे रंग हैं जो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, इसीलिए इनको बहुत जल्दी जल्दी अपनी पेंटिंग्स में भरना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम इसकी खोज सेंड्रे पेंटर्स ने की थी, ठीक है। एक्रेलिक रंगों की खोज सेंड्रे पेंटर्स ने की थी, और इनका जो प्रयोग हुआ था 1920 में लैटिन ग्रुप के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखना। अब इसमें और भी मीडियम्स हैं, हम मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे, हम भित्ति चित्रण के बारे में पढ़ेंगे, हम टाई एंड डाई के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स डाले हैं जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। रंगों को खुरच कर रेखांकन करने वाली पद्धति को एंटीक्रीन कहते हैं। जनरल सी क्वेश्चंस अगर पूछ लिया जाता है एंटीक्रीन क्या है, एंटीक्रीन किसे कहते हैं, या कौन सी विधि होती है ये, ठीक है। तो जब रंगों को खुरच कर रेखांकन कर किया जाता है, यानी कि किसी धरातल पर हमने रंग कर दिया और उसको खुरच खुरच कर हमने उसमें लाइन ड्राइंग या लाइनें बना दी, या कोई भी अपनी पेंटिंग इस तरीके से बना दी कि उसमें पहले से रंग भरे हुए हैं और उसको हम खुरच खुरच के उसमें काम कर रहे हैं, लाइनिंग डाल रहे हैं, तो उस टेक्निक को या उस प्रविधि को एंटीक्रीन कहते हैं, ठीक है। कपड़े पर बने चित्र को पटचित्र कहते हैं।
कपड़े पर बने चित्र को पटचित्र कहते हैं। यानी कि जो कपड़े होते हैं उस पर अगर कोई पेंटिंग बनाई जाती है तो उसको पटचित्र बोला जाता है। जैसे नाथ द्वारा में पिछवाइयाँ बनाई जाती हैं, यानी कि जो नाथ जी की मूर्ति है, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे जो पर्दे लगाए जाते हैं या जो पर्दे बनाए जाते हैं उनको मतलब उनके ऊपर पेंटिंग की जाती है, उनके ऊपर कलाकारी की जाती है, वैसे उनको पिछवाई बोलते हैं, लेकिन वो भी पटचित्र होते हैं। ये जब हम शैलियाँ कवर करेंगे अपनी, जैसे पाल शैली है, ठीक है, और अभ्रंश शैली है, तो उन शैलियों में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय पे जो है पटचित्र बनाए गए हैं। ठीक है, कपड़े पर बने चित्रों को पटचित्र कहते हैं। हाथ की छाप विधि को थापा कला कहते हैं। यानी कि जो हाथ के छापे होते हैं ना, तो कहीं कहीं पर ये रिवाज है, परंपरा है कि वो घर की दीवारों पर हाथों के छापे बनाते हैं या कपड़ों पर हाथों के छापे बनाते हैं, तो इसको थापा कला कहते हैं। यानी कि वो थाप देते हैं। ठीक है, जैसे हाथों के छाप लगा देते हैं ना, तो उसको थाप बोलते हैं, तो इसलिए इसको थापा कला कहते हैं। और ये जो कला है ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। फूलों से सजाने की कला को ईकेबाना कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि ईकेबाना क्या होती है, कौन सी कला होती है। तो ईकेबाना जो है जनरल सी जापान की कला है, और ये क्या है, ये फूलों से सजाने की कला है। ठीक है, यानी कि फूलों से पूरा डेकोरेशन किया जाता है इसके अंतर्गत। इसको इकेबाना बोला जाता है जापान में। ठीक है, सुंदर अक्षर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। जो सुंदर अक्षर लेखन होता है, जो राइटिंग होती है, कुछ बच्चों का शौक होता है, कुछ बच्चे इसमें काम करते हैं या कुछ आर्टिस्टों ने भी इस पर काम किया है। ठीक है, तो जो अक्षर लेखन की कला होती है उसको कैलीग्राफी कहते हैं। जनजातियों से संबंधित कलाकृतियों को ट्राइबल आर्ट कहते हैं। ठीक है, जो जनजातियाँ होती हैं, ठीक है, जगह जगह अलग अलग तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो उनसे जो संबंधित कलाकृतियाँ होती हैं, या ये कह लो कि जिन कलाकृतियों को वो बना रहे हैं, ठीक है, या उन्हीं से संबंधित जो कलाकृतियाँ हैं उसको ट्राइबल आर्ट कहते हैं। ठीक है, लोक जीवन या जन सामान्य के चित्रण को जेनर पेंटिंग कहते हैं। यानी कि कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है जेनर पेंटिंग किसे कहते हैं, तो जो लोक जीवन से संबंधित है और जन सामान्य को चित्रित कर रही है। ठीक है, जन सामान्य को चित्रित किया जा रहा है जिनमें, ऐसी पेंटिंग्स को जेनर पेंटिंग कहा जाता है। चित्र में छाया प्रकाश उत्पन्न करना चिरोस्क्यूरो कहलाता है। इसका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया था, या ये कह लो सबसे पहले जो प्रयोग किया था, वो लियोनार्डो दा विंची ने किया था। ठीक है, चित्र में छाया प्रकाश यानी कि शेड्स जो हम करते हैं किसी भी तरीके से, उसको चिरोस्क्यूरो बोलते हैं। ठीक है, किसी चित्र में नीचे वाली रंग की परत को खुरचना, किसी चित्र में नीचे वाली रंग की परत को खुरचना एग्रेफिटो कहलाता है। यानी कि चित्र में हमने कलर कर दिया है, उसके नीचे भी, मतलब नीचे क्या मतलब, जैसे एक कोट लगाई, फिर दूसरी कोट लगाई, फिर तीसरी कोट लगाई, यानी कि उसके ऊपर लेयर्स लेयर्स लगाते रहते हैं। हम अपने चित्र को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारी लेयर्स हमें लगानी पड़ती हैं। तो जिसमें हम चित्र के जैसे हमारा फाइनल चित्र है और उसके नीचे वाली परत को हम खुरच रहे हैं, या उसको खुरचना एग्रेफिटो कहलाता है। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है, पेंटिंग्स में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिस्ट आज के समय में बहुत ही ज़्यादा आधुनिक तरीक़ों से और बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से कलाकारी करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। वो अलग अलग मीडियमों को यूज़ कर रहे हैं, और आजकल सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो मिक्स मीडिया है। यानी कि वो किसी एक टेक्निक में काम नहीं करते, वो एक ही पेंटिंग में डिफरेंट टाइप के मीडियम्स ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे भारत में कुछ कलाकारों ने कई सारी विधियों में पहले भी काम किया है, जैसे पेपर मेशी हो गया। ठीक है, पेपर मेशी क्या होता है, कोलाज हो गया, और भी अन्य तरीके की चीज़ें, ग्राफिक्स में भी काम करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम जो है छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे, और
अभी इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मूर्ति कला लेकर आते हैं कि मूर्ति कला में भी किस तरीके से काम किया जाता है या कितनी तकनीकों का प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।